गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरेटिकल का लास्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इसका छोटा छोटा पोर्शन बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा हुआ है। बायो सावर्ट का नियम जैसे हमने पढ़ा था, फिर उसको इजी करने के लिए हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। तो एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे और पोर्शन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल इसके आपको मेंस और एडवांस में भी मिलेंगे। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रणालिका, सोलेनॉइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? परिनालिका। सोलेनॉइड ये क्या होता है? तो जैसे अगर तांबे की बेलनाकार वस्तु ले लें, जैसे ऐसा आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये तांबे का बेलन है, इसे ऐसे सोचिए, ये बेलनाकार वस्तु है ये। तो इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार उसकी लंबाई के अनुदिश मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे करके अगर लपेट दिए जाएं तो जो प्राप्त आकृति होगी वही प्रणालिका कहलाती है। तो इसको देखिएगा, जैसे उसका जब लपेटेंगे तो शेप कुछ ऐसा आएगा। ये देखिएगा ऐसे करके, ये जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है ना, ऐसे कुछ तार को लपेट दिया जाए तो जो आकृति बनकर आएगी उसी को क्या कहेंगे बेटा? परिनालिका कहेंगे। तो सुन लीजिएगा परिभाषा क्या है। किसी बेलनाकार कुचालक वस्तु पर उसकी लंबाई के अनुदिश तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट दिए जाते हैं तो प्राप्त आकृति प्रणालिका कहलाती है। मतलब क्या करना है, ये कोई तांबे का कुचालक पदार्थ ले लेना है और इसकी लंबाई के अनुदिश इस पर ऐसे तांबे के विद्युत रोधी तार आपको लपेट देने हैं। विद्युत रोधी का मतलब ये आपस में टच ना हो, इसके बीच में कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। ये जो तार लपेटे जा रहे हैं ये समान दूरी पर, मतलब इनकी जो एकांक लंबाई है उसमें जो तार की संख्या है वो फिक्स है। सपोज इसमें इसकी लंबाई कितनी है? L। लंबाई कहां से कहां तक लेंगे बेटा? जहां से जहां तक तार लिखते होंगे वो उसकी लंबाई होगी। और फेरों की संख्या यहां इसमें कितनी है? फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो देखिए जो टोटल L लंबाई है, ये L लंबाई है, L लंबाई में फेरों की संख्या N है, कैपिटल N। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है एकांक लंबाई में, मतलब इसमें से छोटी सी लंबाई ले लीजिए, मतलब मान लीजिए इतनी लंबाई लिए तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो मान लो इतनी लंबाई में 2 है तो हर इतनी लंबाई पे जाइए तो 2 मिलने चाहिए। तो ये इसको कहते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरे जितने ज्यादा होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अच्छा बनेगा। आप खुद ही सोच देख सकते हैं। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? ऐसे सोचिए कि अगर आपने पढ़ा था ये वलय था, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा था कि दोनों तरफ ऐसे वृत्तीय हो जाएगा, ऐसा करके। तो अगर इसके जस्ट बगल में एक वलय और रख दिया जाए तो इसके कारण भी वृत्तीय होगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो काटेंगे नहीं तो मतलब ये ऐसे कुछ स्पर्श रेखा ऐसे बन के ऐसे निकल जाएगी। मतलब साइज अगर सेम बना दिया जाए, थोड़ा सा छोटा बड़ा बनाया गया है, तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ऐसे आके ऐसे चली जाएंगी। समझिएगा, ये 2 वलय एक दूसरे से कुछ दूरी पर बना दिया गया। अगर मान लो इनका भी साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये भी एक दूसरे को काट के ना काट के ऐसे चली जाएंगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर इस गोले को कंप्लीट कर दीजिए और इस गोले को कंप्लीट कर दीजिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए, तो ये एक दूसरे को काट देंगी। अब टेंशन देखिएगा, अगर इसके बीच में एक वलय और रख दिया जाए तो इसकी भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो देखिए इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलेंगी और इसके लिए यहां सीधी सी लगभग हो जाएंगी।
ये ऐसे, इसकी वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ऐसे सीधी हो जाएंगी क्योंकि अब ये तीनों एक उसी में से होके जाएंगी ना। तो इस तरह से अगर अब इसके बीच में एक चुंबकीय इसको वलय को और रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, लगभग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके बीच में सीधी हो जाएंगी। समझने की कोशिश करिएगा बेटा। जैसे आप सोचिए एक वलय है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी। अगर ये वलय है, मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, मान लीजिए इसको छल्ले को देखिए आप सामने से, ये वलय है, एक वलय के बारे में बात करते हैं। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी बेटा, ये आपने पढ़ा है कि ऐसे होंगी, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें ऐसा आपको पता चल जाएगा, देखेंगे तो ऐसे होंगी। तो ऐसे जब होंगी, लेकिन इसके बगल में जस्ट दूसरा भी तो शुरू हो गया वलय, तो इसकी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी। अगर ऐसे बात करें तो इसकी भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी। और आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो काट तो सकती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये होती हुई तो आएंगी लेकिन यहां से ये मुड़ जाएंगी, मतलब ये एक दूसरे को काटते हुए नहीं जाएंगी। ये ऐसे तो आएंगी लेकिन यहां से ऐसे मुड़ जाएंगी, मतलब ये ऐसे लगभग देखो बीच में सीधी सी हो गई। अब हम कह रहे हैं इसके बीच में एक ऐसे वलय, इसको और घुसा दो, इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसको बीच में और ला दो, तो जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मान लीजिए ये देखिए यहां पे इसी वलय को अंदर ले चल रहे हैं, देखना ध्यान से। तो ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया कुछ ऐसा, ये वलय, इसकी भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी बेटा। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे स्पर्श रेखा बना लेंगी, इधर भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो ये जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी ये लगभग ऐसे सीधी हो जाएंगी। तो इसमें तो ये फेरे और पास पास है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग अंदर क्या हो जाएगा, इस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, मतलब एक समान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई की तुलना में इसकी त्रिज्या कम होनी चाहिए। जो इसकी त्रिज्या है मान लीजिए प्रणालिका की कैपिटल आर, तो इसकी लंबाई की तुलना में प्रणालिका उसी को कहेंगे बेटा जिसकी लंबाई इतनी अधिक हो कि उसकी तुलना में इसकी त्रिज्या लगभग बहुत कम हो या नगण्य हो, तो उसी आकृति को क्या कहेंगे, प्रणालिका कहेंगे। तो अब अगर थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकदम सीधी होती है, मतलब ऐसे 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 होंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ये डिपेंड करता है धारा कैसे बह रही है। मान लीजिए कि धारा ऐसे जा रही है, तो धारा की दिशा में उंगलियों को ले जाए तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा। और धारा अगर ऐसे आ रही है, ऐसे, तो अगर धारा ऐसे आ रही है तो मतलब ऐसे आ रही है, ये बाहर वाला फेस है, पीछे तो ऐसे अंदर गई होगी तो ऐसे बाहर आई होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब धारा की दिशा में उंगलियों को ले जाएं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए किधर हो जाएंगे बेटा, कुंडली के अंदर एक समान हो जाएंगी। तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है B = μ0 Ni। म्यू क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, ये N इंपॉर्टेंट है बेटा। N क्या है, पूरे L लंबाई में कितने फेरे हैं, N। तो एकांक लंबाई में जो फेरे हैं वो N/L है। तो इसी एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है इसको कहते हैं स्मॉल n। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल n कहते हैं। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो स्मॉल n से इसे प्रदर्शित किया गया है। तो ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। हाँ, तो ये जान लीजिए ये इसके अक्ष पर होता है, इसका अक्ष यहां होगा कुछ ऐसे, ये इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0 Ni होता है। अब किसी ने पूछा छोर पर कितना होता है, छोर का मतलब इस किनारे या इस किनारे पर, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला, ये B अक्ष है तो B जो छोर है उसका फॉर्मूला होता है B अक्ष /2। जो अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका आधा होता है, अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका आधा कहां पे होता है, छोर पर, यहां और यहां किनारों पर। छोर का मतलब
किनारा। तो जल्दी से ये परिभाषा लिखिए और डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। तो ये चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र चेंज कर रहे हैं। इसके बगल में आपको एक चित्र बना के दिखा रहे हो, प्रणालिका का ही चित्र है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। डेरिवेशन करना है हमको मैग्नेटिक फील्ड का, तो थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा दिया इसी को। ऐसे सोच सकते हैं, थोड़ा सा जूम। तो ऐसे सोचिए, ये आई वैद्युत धाराएं और गई, तो आने वाले को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? डॉट। और जाने वाले को कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्रॉस। फिर आने वाले को डॉट, जाने वाले को क्रॉस, आने वाले को डॉट, जाने वाले को क्रॉस। आने वाले को डॉट क्यों? क्योंकि कोई आएगा तो उसका नोक दिखेगा आपको, जैसे तीर वाला ही तो लेते हैं, हमने बताया था। तो अगर तीर आपकी तरफ आ रही है तो उसमें नोक दिखेगा, और आपसे अगर दूर जा रही है तो उसका पूंछ दिखेगा। तो इसमें जो यहां से इस पूरे तार को ना बना के इसको हम डॉट और क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो ये डॉट, इसका मतलब यहां से वैद्युत धारा आ रही है, और यहां क्रॉस बना रहे हैं, मतलब ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, फिर ऐसे आई ऐसे चली गई, फिर आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। तो ये वैद्युत धारा को हमने प्रदर्शित कर दिया। अब इसके अंदर आप चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शा सकते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करा गया है। अब ये परिनालिका हो गई, इस परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। हेडिंग क्या है बेटा? परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन। तो आपने जब इस डेरिवेशन को स्टार्ट किया था तो एक बात आपने की थी कि जो इसमें एम्पेरियन लूप मानते हैं, वो एम्पेरियन लूप या तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होना चाहिए या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो अब इसमें देखिएगा एम्पेरियन लूप हम कैसे मानेंगे। अब इसमें हमारे पास बाहर का चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, कुछ कितना होगा वो अभी 0 होगा बताते हैं, लेकिन बाहर की स्थिति, अंदर की स्थिति, और ये दोनों स्थितियों को कवर करते हुए और बंद वक्र बनाना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसा लूप बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आयताकार लूप की कल्पना करते हैं। कैसे लूप की कल्पना करते हैं बेटा? ये एम्पेरियन लूप है, ये आयताकार एम्पेरियन लूप की कल्पना करते हैं। तो ए बी सी डी। अब ये हम अपनी मर्जी से इसकी दिशा मान सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र उधर है तो दिशा उधर मान लिया बेटा, ऐसे हो जाएगा। ये बंद वक्र हो गया एम्पेरियन लूप। अब ऐसे सोचोगे कि अंदर ऐसे पूरा क्यों नहीं मान लिया गया? तो अंदर अगर मान लोगे तो बाहर का स्थिति इसमें वो मतलब इन्वॉल्व नहीं रहेगा, और हम चाहते हैं कंप्लीट स्थिति का अध्ययन हम कर पाए। इसीलिए जो एम्पेरियन लूप माना गया है वो आयताकार माना गया है, जिससे कि बाहर और अंदर और इसके अनुदिश और लंबवत दो ही स्थितियां होंगी। अभी ये दिमाग में आ सकता है कि सर वृत्तीय क्यों नहीं माना? तो वृत्तीय इसलिए नहीं माना क्योंकि हम कोशिश करते हैं, चाहे गाउसियन में माना होगा, गाउसियन पृष्ठ, या यहाँ पे एम्पेरियन लूप, ये चुंबकीय क्षेत्र के, वहां पे वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो या लंबवत हो। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, ये लंबवत हो गया, ये लंबवत हो गया, ये समांतर हो गया, या प्रति समांतर एक ही बात है, विपरीत दिशा में है तो प्रति समांतर। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ऐसा बनने से थीटा 90 डिग्री या 0 डिग्री बन रहा है प्रत्येक स्थिति में। लेकिन अगर हम वृत्तीय मान लेते हैं तो थीटा तो लगातार बदलता रहता है ना बेटा, तो गणना करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए हमने ऐसे एम्पेरियन लूप की कल्पना नहीं की। ओके, तो अंदर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इस लूप को अंदर से होता हुआ बाहर तक माना है। तो अब यहां पे ऐसे लिखेंगे, माना L लंबाई का बेलनाकार प्रणालिका है जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार समान रूप से लपेटे गए हैं। माना प्रणालिका में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी वो N/L होगी। अब उसके बाद की चर्चा कर रहे हैं। अब एम्पियर के नियम से क्या होगा बेटा?
क्लोज्ड इंटीग्रल जो पाथ है वो ए बी सी डी ए क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। तो ए से शुरू करो, ए पे आ जाओ ऐसे घूमते हुए, तो ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। इसमें सिग्मा आई सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यही मिस्टेक होगी अगर आपसे डेरिवेशन में कभी गलती से मिस्टेक हुई भी तो। अब इसको देखिए ओपन कैसे करेंगे। अब ऐसे कर दीजिए, ए से बी तक इंटीग्रेट कर दीजिए, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक। अब इसमें हर बार एंगल बदल रहा है इसलिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए से बी तक बी डॉट डी एल प्लस बी से सी तक बी डॉट डी एल प्लस सी से डी तक बी डॉट डी एल प्लस डी से पुनः ए तक बी डॉट डी एल। अब आप देखो ये वही हो गया, ए बी सी डी ए, तो ए से शुरू किए और फाइनली ए तक आ गए, तो ए बी सी डी ए आ गए और ये हो गया बी म्यू नॉट सिग्मा आई। ये किसके इक्वल हो गया बेटा? म्यू नॉट सिग्मा आई। अब सोचिएगा ए बी के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये एम्पेरियल लूप के मध्य का कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ऐसे आप भाषा में लिख सकते हैं ए बी का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। बीसी और डीए का, बीसी व डीए का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और बीसी ऐसे है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, डीए ऐसे लंबवत है और सीडी परिनालिका के बाहर है। परिनालिका के बाहर है, वैसे समझिएगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ऐसे समझिए, ये कोई कॉपी है तो इसमें तार ऐसे गया है, ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे आया है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बेटा, ये देखना, थोड़ा ध्यान देना। तो अब अंगूठा और उंगली को लंबवत ले लीजिए। अब अंगूठा, इस बिंदु पर धारा देखिए, इस बिंदु पर धारा बाहर आ रही है, तो इस धारा के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा की दिशा में अंगूठा ले जाइए। हथेली उस साइड है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर होगी। इधर जो धारा आ रही है इस बिंदु पर ऊपर, अंदर तो जो होगी वो आपने ऐसे करके देख लिया कि अंदर तो इस दिशा में होगी, बाहर यहां पे, तो इस धारा के कारण धारा की दिशा में अंगूठा, तो चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में होगी। अब यहां पे धारा अंदर आ रही है, तो अंदर अगर धारा करेंगे अंदर, तो अंगूठा अंदर ले जाइए, तो ऊपर इस बिंदु पर देखना है, तो इस बिंदु पर हथेली देखिए क्या है, ऊपर इधर। अब थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो इसको ऐसे फंसा लीजिए, ऐसे ऐसे। अब ये तीनों हो गया। अब ये जो मार्कर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें देखिए इसको करने का तरीका क्या है। यहां धारा बाहर जा रही है, तो धारा बाहर जा रही है तो मार्कर देखिए किधर है, बाहर की ओर है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उधर होगा, मतलब उस साइड में। और यहां से धारा प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश कर रही है तो ऊपर, ये प्रवेश करी तो अंगूठा अंदर जाना चाहिए, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर वाले बिंदु पर बाहर की ओर है, इधर की ओर है। तो अगर यहां से धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उधर, और धारा अंदर आ रही है, वही लूप ले रहे हैं, वही लूप बेटा। यहां से गई तो उसने चुंबकीय क्षेत्र बाहर इस बिंदु पर उधर की ओर बना दिया, और धारा जब अंदर गई तब उसने चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर इधर बना दिया। तो जितना बाहर गई उतना अंदर गई, तो ये बराबर हो गया, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बराबर हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा बेटा। दाहिने हाथ में ऐसे पेन पकड़ लीजिए। अब आप देखिएगा, ऐसे नीचे बिंदु के लिए देखिए, तो हथेली को इस बार ऐसे करना पड़ेगा, धारा उधर है, तो अब देखिए अंगूठा उस दिशा में किए तो ऐसे उंगली इधर, ये पेन इधर आ रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इस धारा के कारण नीचे के बिंदु पर, तो नीचे सोचिए अंगूठा, ये हथेली को नीचे ले गए तो अंगूठा आपकी तरफ है, तो ये चार, मतलब जो पेन है, मार्कर है,
ये इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब जाने वाली धारा के कारण नीचे वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ है। तो अगर ये धारा जा रही है तो यहां से ये फिर अगर निकली है तो यहां से फिर प्रवेश भी करेगी। तो प्रवेश करेगी धारा अगर ऐसे, तो अगर धारा यहां पे प्रवेश करेगी तो देखिए ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये अंगूठा इधर ले गए, प्रवेश कर रही है और नीचे के कारण, नीचे बिंदु पर तो ये चारों उंगलियां नीचे की तरफ जानी चाहिए। तो देखिए अंगूठा प्रवेश करने वाली धारा की दिशा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा। तो इस नीचे भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा होगा बेटा, आप समझ लीजिए, फिर से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लपेटे इस पे ऐसे, तो आप देखिए अभी इसका मुंह आपकी तरफ है ना, अगर मुंह आपकी तरफ है तो इसी दिशा में अंगूठा ले जाइए। ये देखिए अंगूठा ले गए, इस बिंदु ऊपर वाले बिंदु पर देख रहे हैं आप, अपने हाथ में ऐसे पकड़िए तभी आएगा बेटा, ऐसे देखने में नहीं आएगा। अंगूठा इस दिशा में ले जाइए, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है ना, मतलब उस साइड, जो भी साइड है। अब ये ऐसे तार जाएगा तो ऐसे अंदर चला जाएगा ना, तो धारा इसका मतलब प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश कर रही है तो उसकी दिशा में अंगूठा ले जाइए। ये अंगूठा अंदर गया क्योंकि धारा अंदर जा रही है, तो अंगूठा अंदर ले गए, तो ऊपर वाले बिंदु पर, तो चारों उंगलियां ऊपर ही जानी चाहिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो टोटल क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, 0। बाहर के बिंदु पर जो यहां का बिंदु है सीडी प्रणालिका के बाहर है, अतः B बराबर 0 CD के लिए। तो इन स्थितियों को इसमें पुट करना है बेटा, बस हो गया डेरिवेशन। A से B, B dl cos 0, B से C, B dl के बीच का कोण कितना है, cos 90। C से D, अब यहां पे CD में चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है, तो B 0 डॉट dl हो जाएगा प्लस D से A, B dl cos 90 म्यू नॉट सिग्मा i, इतना। अब देखिएगा B dl cos 0 का हो गया B dl, A से B, B dl cos 0 का मान क्या हो गया, 1, इसका हुआ 0, इसका हुआ 0, उसका हुआ 0, म्यू नॉट सिग्मा i। अब B नियत है, छोड़ दीजिए, A से B तक में dl का समाकलन कर दीजिए। तो अगर dl A से B, ये लूप का साइज बड़ा कर दीजिए, तो यहां से यहां तक पूरा कवर हो जाएगा। तो A से B की लंबाई प्रणालिका की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो इस dl का जो इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट सिग्मा i, तो इस dl का समाकलन क्या हो जाएगा, L। तो देखिएगा B इंटू एल हो गया म्यू नॉट। अब सिग्मा i की वैल्यू देखिएगा बेटा, जैसे इस जो लूप है इसमें खाली ऐसे वाली धारा ही ले रहे हैं, क्योंकि ये जो इधर से आ रही है वो जा तो लूप के बाहर रही है ना। तो आपने जब पहले दिन एम्पेयर का लूप पढ़ा था तो इसमें ये पढ़ा था कि अगर I1, I2, I3 ये है I3 और ये I4 हो, ये I5 हो, मतलब दिशा भले बदल जाए, I4 इधर हो जाए, I5 इधर हो जाए, तो जो सिग्मा I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। I4 और I5 नहीं लिया जाएगा, ये तो आप जानते हैं, लूप के बाहर है। अगर ये देखो आ रहा है, इसका मान I है, I है, I है, तो ये I, तो 3I। ऐसे इसमें कितने बार आएगा, अगर फेरों की संख्या टोटल इसमें लपेटे n है, n बार लपेटा गया है, तो पहली बार 1I, फिर ये इधर से गई उसका कोई मतलब नहीं, फिर दोबारा आई। आप ऐसे समझिए जैसे ये लूप है, तो इसमें से इधर से गई तो धारा गई, लेकिन ये वाली तो कंसीडर नहीं होगी, लूप के बाहर है। फिर ये आई, फिर ये कंसीडर नहीं होगी, लूप के बाहर है, फिर ये आई,
तो ऐसे आई कितनी बार गई है, उसमें से जितने फेरे होंगे उतनी बार गई होगी। अगर ये जो एम्पेरियन लूप है ये पूरे बेलन के कारण माना जाए तो क्या होगा, आई, फिर दोबारा आई, फिर तीसरी बार आई, फिर चौथी बार आई, तो ऐसे कितनी बार आई है, एन बार है। तो ये जो सिग्मा आई है बेटा, ये सिग्मा आई एन आई होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो आ रही है वो तो एम्पेरियन लूप के बाहर है, ये जो आ रही है देखो यहां से आई, जो गई तो वो एम्पेरियन लूप के बाहर है, तो ये जो बाहर है वो कंसीडर नहीं होगा। कौन सा कंसीडर होगा? जो उसके अंदर है। तो अंदर वाली धारा देखो एक बार आई तो ये हो गया, फिर ऐसे दोबारा भी तो निकलेगी, फिर ऐसे तीसरी बार भी निकलेगी, ऐसे कितनी बार निकलेगी इस पूरे प्रणालिका से? जितने फेरे होंगे तो फेरों की संख्या यहाँ एन है, तो एन बार निकलेगा। तो आई आई आई, देखिए आप 3 बार था तो 3 आई, ऐसे ये डॉट 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 एन बार हो, एन बार अगर हो जाए तो ये सिग्मा आई जो है वो एन आई नहीं हो जाएगा क्या? समझने की कोशिश करिएगा, ये समझाने के लिए चित्र बनाया है। तो अगर ये बात आप समझ गए हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या कहा था, इसमें क्या है, सिग्मा आई समझना। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे सर धारा तो सेम है पूरे प्रणालिका में। नहीं, कुछ लोग अभी दिमाग लगाएंगे, अरे सर कमेंट करेंगे सर इसमें धारा आई ही थी, तो धारा तो सेम है पूरी प्रणालिका में, तो सिग्मा आई आई के बराबर है। नहीं बेटा, सिग्मा आई उस लूप से कितनी बार धारा आ रही है, एक बार, फिर ऐसे 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। अब सोचो अगर एक बार आई फिर उसी लूप में से चली जाती तो 0 भी तो हो जाता। तो ऐसे देखो, सोचो अगर ये लूप है, एक बार ये धारा आई, एक बार चली गई, फिर एक बार आई, तो यहां तो टोटल आप सिग्मा आई आई ही लिखेंगे ना। लूप में एक बार आई, एक बार चली गई, एक बार आई, तो सिर्फ एक ही, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही बचेगा ना। तो अगर अब क्या लूप, अब धारा अगर मान लो कि एक बार और चली जाती तो अब तो धारा आप 0 लिख देते, तो इसका मतलब प्रणालिका में धारा नहीं है क्या? अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। अभी भी तो प्रणालिका में धारा आई बह रही है ना, लेकिन आपने सिग्मा आई 0 लिख दिया, क्योंकि जितनी बार धारा आई उतनी बार चली गई। तो जितनी बार आई कंसीडर कर रहे हो उतनी बार जाने वाली कंसीडर कर रहे हो, तो आने वाली अगर 10 बार है तो 10 बार कंसीडर करो ना। 10 बार गई तो उसको तुम कंसीडर कर रहे हो, अगर साथ साथ है 10 बार आई 10 बार गई, कह रहे सर 0 होगा, ठीक। तो अगर 5 बार आई 1 बार गई तो 4 बार कंसीडर कर रहे हो ना। तो ऐसे सिर्फ n बार आ रही है, जा नहीं रही है, तो n आई कंसीडर करोगे ना। एक बार आएगी तो आई, दूसरी बार तो एक आई और, तो 2 आई हो गया। ऐसे n बार जब धारा आएगी तो n आई हो जाएगा ना बेटा। तो इसलिए ये सिग्मा आई किसके बराबर हो जाएगा, n आई के बराबर। अब इसको आप देखिएगा, b बराबर म्यू नॉट n अपॉन l आई, ये फॉर्मूला आ गया अपना। लेकिन इसमें जो n अपॉन l है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं b बराबर म्यू नॉट n आई, जहां n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, आई धारा है। तो देख सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका के कारण वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ना तो सिर्फ लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ना सिर्फ फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ये किस पे निर्भर कर रहा है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर कर रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता हो गई बेटा। अब अगर इसको जल्दी से आप बना ले, नोट कर ले वीडियो पॉज करके, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके कारण ग्राफ बनाया जाए, ये R है, ये B है। अब प्रणालिका में यहां अंदर चुंबकीय क्षेत्र नियत रहता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र नियत का बना दिया। लेकिन जो प्रणालिका के बाहर जैसे ही निकलेंगे
फिर चुंबकीय क्षेत्र अचानक बहुत तेजी से घटता है। इसके बाद अगर चुंबकीय क्षेत्र आप देखेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती R, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। तो ये पूरी प्रणालिका के कारण B और R के मध्य ग्राफ हो गया बेटा। तो ये ग्राफ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये आपने समझ लिया है तो। अब इसमें जब आप बायो-सावर्ट के नियम से करेंगे तो इसमें जो फॉर्मूला होता है B का, वो B बराबर आएगा हाफ म्यू नॉट NI cos θ1 माइनस cos θ2। इसी डेरिवेशन को ये सिंप्लीफाई जब आप बायो-सावर्ट से करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो इसमें देखिएगा, ये प्रणालिका अगर है, ये अक्ष है, तो ये इस सिरे से ये θ1 कोण है और इस सिरे के साथ जो कोण बना है ये यहां से θ2 है बेटा पूरा। अब देखिएगा, ये प्रणालिका का साइज हमने कहा बहुत लंबी प्रणालिका होनी चाहिए। तो अब अगर इसमें बहुत लंबी कर दे तो ये वाली लंबाई बढ़ाते चले जाइए, तो ये थीटा ऐसे 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 डाउन होता चला जाएगा ना। तो θ1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और तथा इसको भी बढ़ाते चले जाइए तो θ2 भी धीरे 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 डाउन होता चला जाएगा। मान लीजिए इसी को, इस साइड को यहां तक ले आए, तो अब ये देखिए ऐसे, तो ये थीटा और θ2 और बढ़ गया ना, और दूर ले जाएंगे θ2 और बढ़ जाएगा, तो ये लगभग θ2 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर प्रणालिका की साइज बहुत बढ़ा दें तो θ2 180 डिग्री। तो B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, हाफ म्यू नॉट NI cos 0 माइनस cos 180, हाफ म्यू नॉट NI cos 0 का मान 1 माइनस cos 180 का मान -1, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट NI, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अनंत लंबाई, अगर ये लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो उसके लिए प्रणालिका का सूत्र म्यू नॉट NI वही हमने डिराइव किया है। तो ये बायो-सावर्ट के नियम से आएगा। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये कॉम्पिटिशन में काम आता है। ओके। अब अगर हमने कहा कि नहीं, ये जो बिंदु P मान लो, तो P बिंदु किसी छोर पर स्थित हो, मतलब छोर पर, यहां पर, तो ये θ1 तो ये हो जाएगा बेटा, और θ2 ये है। अगर लंबाई को खूब बढ़ा दिया जाए तो θ1 90 डिग्री हो गया, इस बिंदु पर है, तो ये देखिए ये बिंदु इधर आ जाएगा, तो θ1 बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाएगा ना। तो θ1 अगर एक सिरे पे स्थित हो और दूसरा सिरा बहुत अधिक लंबाई का हो, तो θ1 0 डिग्री, वो सॉरी 90 डिग्री, तथा θ2 बराबर 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, D इक्वल्स म्यू नॉट हाफ म्यू नॉट NI cos 90 माइनस cos 180। तो इसका आ जाएगा आंसर, देख लीजिएगा क्या आएगा, हाफ म्यू नॉट NI cos 90 का मान 0 हो गया, माइनस cos 180 का -1, तो ये देखिए हाफ म्यू नॉट NI आ गया। ये +1 का 1 से गुणा करेंगे तो ये B अक्ष आ गया, सॉरी छोर। तो B छोर आपने देखा कि हाफ म्यू नॉट NI हो गया, और म्यू नॉट NI कितना है बेटा, अक्ष पर है, ये B अक्ष ही तो था। तो इसका मतलब B छोर बराबर B अक्ष बटे 2। तो B छोर जो है वो अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का आधा है। तो ये हो गया बेटा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा आप आगे और बढ़िए, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। लास्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, टॉरॉइड। टॉरॉइड, अब इसको देखिएगा, टॉरॉइड क्या होता है,
किसी लंबी प्रणालिका के दोनों सिरों को मिलाने पर प्राप्त आकृति टोरॉइड कहलाती है। फिर से, अगर ये लंबी सी प्रणालिका है तो इसके दोनों सिरों को मिलाने पर जो प्राप्त आकृति है वो टोरॉइड कहलाती है। तो ऐसे देखिएगा, टोरॉइड ऐसे बनेगा बेटा, दोनों सिरों को मिला दिया गया है। अब इस पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट दिए जाए समान रूप से। ये तो ऐसी आकृति जो बनेगी इसी को क्या कहेंगे, टोरॉइड। अब इसको अगर हम लोग प्रदर्शित करेंगे मतलब कैलकुलेशन के लिए, तो जो टोरॉइड बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे बेटा। अब मान लो कि वैद्युत धारा जा रही है आ रही है, तो इसके लिए यहां पे डॉट तो यहां पे क्रॉस, फिर डॉट फिर क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ये वैद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा, समझने की कोशिश करना। ऐसे करके इसी डायग्राम को ये प्रदर्शित किया गया है इस तरीके से। अब इसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। इसी आकृति के कारण अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना हो तो इसमें निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो प्रणालिका के बाहर, एक प्रणालिका के अंदर और एक प्रणालिका के अक्ष पर, वो सॉरी टोरॉइड के अक्ष पर, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के बाहर। तो मान लो कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना हो तो बाहर ये एम्पेरियन लूप मान लिया। ये क्या है भैया, एम्पेरियन लूप। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे एम्पियर का, बी डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा आई। अब यहां पे देखिएगा सिग्मा आई क्या होगा, इस एम्पेरियन लूप के अंदर जितनी बार ये धारा आई है उतनी बार प्रवेश की है, आई तो प्रवेश की, आई प्रवेश की, तो जितनी बार आई है उतनी बार धारा गई है, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो सिग्मा आई क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यहां पे ये हो गया 0, म्यू नॉट इंटू 0। तो बी डॉट डीएल बराबर, तो बी इक्वल्स 0 आ जाएगा। बी आउट, जो इसके बाहर अगर आप निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। स्थिति फर्स्ट है ये क्या है बेटा, प्रणालिका के बाहर है। ये कहां पे है, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। स्थिति सेकंड इसमें देख लीजिए, प्रणालिका के अंदर तो प्रणालिका के अंदर तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा सुधार है बेटा। इसमें देखिएगा जो एम्पेरियन लूप है, अब ये 3 डायग्राम अलग अलग बनाने की बजाय इसी में हम समझा दे रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि कैसे किसका डायग्राम बनेगा। जो आपका पीडीएफ है उसमें एक ही डायग्राम बना हुआ है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसमें अलग अलग आपको समझा रहे हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ये एम्पेरियन लूप हो गया बेटा। अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला, इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा आई। अब इसमें से इस एम्पेरियन लूप से ना तो ये आ रहा है धारा ना जा रहा है, ये आने वाली और जाने वाली धारा, ये एम्पेरियन लूप तो है लेकिन आने वाली धारा और जाने वाली धारा सब एम्पेरियन लूप के बाहर है। तो इसलिए सिग्मा आई क्या हो जाएगा, 0। तो बी डॉट डीएल बराबर 0। तो यहां भी बी इन साइड भी क्या हो जाएगा, 0। ये 2 स्थितियां हो गई बेटा। अब प्रणालिका के अक्ष पर ये तीसरी स्थिति बनाने जा रहे हैं।
यहां पर ये आपका एम्पेरियन लूप है। अब यहां पर कैलकुलेशन करना है तो स्मॉल आर त्रिज्या मान रहे हैं हम, तो यहां से इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। तो स्थिति थर्ड जो है प्रणालिका के अक्ष पर, ये कहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा? प्रणालिका नहीं है बेटा, टॉरॉइड है, गलती से सॉरी, ये टॉरॉइड है। टॉरॉइड है, सॉरी, टॉरॉइड के अक्ष पर। अब देखिएगा, इसमें कर लेंगे तो इसमें देखिए धारा ऐसे आ रही है, धारा आई और ऐसे प्रवेश करी, तो उसके दिशा में उंगलियां ले जाइए, अंगूठा इधर आ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा B और इधर ही दिशा में DL ले लीजिए। तो B और DL मतलब ये जो एम्पेरियन लूप की दिशा, उसी दिशा में मान लिया चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। तो B DL cos 180 सॉरी cos 0, क्योंकि B भी इधर ही है और DL भी इधर ही है, तो B DL cos 0 हो गया, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट सिग्मा आई। अब यहां देखिएगा cos 0 का मान 1 हो गया, B नियत है, तो क्लोज इंटीग्रल DL बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। तो DL 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 जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा? इस पूरे को जोड़ो तो 2 पाई आर ना, तो B इंटू 2 पाई आर इक्वल्स म्यू नॉट। अब फिर वही सिग्मा आई, सिग्मा आई कितना है देखो, इस एम्पेरियन लूप के ये बाहर वाला तो कंसीडर ही नहीं होगा। ये जो धारा देखो आई, तो ये तो है इसमें, ये बाहर जो चली गई वो उसमें नहीं है लूप में। ये देखो इसमें से निकली, फिर ये चली गई, वो तो उस एम्पेरियन लूप के बाहर है। मतलब जितना जाने वाली धारा है ये तो लूप के बाहर है, लेकिन आने वाली धारा लूप के अंदर है। तो ये कितने फेरे हैं, इसमें भी जो लपेटे हैं, कितनी बार आपने लपेटा है, तो फेरों की संख्या बराबर कैपिटल है। तो एक बार आपने लपेटा, तो एक बार मतलब धारा ऐसे आई, फिर ऐसे चली गई, फिर लपेटा, ऐसे आई, ऐसे चली गई, फिर लपेटा, ऐसे आई, ऐसे चली गई। तो इसमें से अगर 3 बार धारा आई है तो 3 बार गई, तो गई वाली तो एम्पेरियन लूप के बाहर है, आई, तो ऐसे कितनी बार आपने लपेटा? n बार। तो धारा कितनी बार आ गई है बेटा? n बार। तो यहां ni हो जाएगा सिग्मा आई। ओके, अब देखिएगा B इक्वल्स क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई आर, n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। अच्छा, 2 पाई आर में फेरों की संख्या है n, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n अपॉन 2 पाई आर, तो ये फिर से वही है, n बराबर कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल n है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, लेकिन उसका मान है कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट Ni फिर से हो गया, ये भी वही टोरॉइड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम आ गया। तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कैलकुलेशन है इसका, ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ये कौन सा ले, कैसे कौन सा ले, और लेकिन इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये टोरॉइड है, ये इसका लास्ट केस डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद देखिएगा, इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करो, फिर इसके बाद हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। जल्दी से पॉज कर लीजिएगा बेटा। अब देखिएगा, अगर हम इसको पॉज कर लिए होंगे, आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको आगे थोड़ा सा देखिए। अगर जो प्रणालिका थी आपकी, जो प्रणालिका आपने था, वो किस पर लपेट दिया जाए बेटा? इसको जो अभी तक आप इसके बीच में निर्वात था, अगर ये माध्यम है म्यू क्रोड वाले किसी पदार्थ पर लपेट दिया जाए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर वो हो जाएगा म्यू Ni। अब हम जानते हैं म्यू R बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू मीडियम है, माध्यम, तो म्यू माध्यम बराबर म्यू R इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा?
म्यू नॉट म्यू आर एन आई, तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई क्या है, बी, ये बी माध्यम लिख रहे हैं बेटा, मीडियम लिख दीजिए सीधे, मीडियम। तो बी मीडियम म्यू आर इंटू बी निर्वात वैक्यूम। तो म्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर बराबर हो जाएगा बी माध्यम बटे बी निर्वात। तो ये म्यू आर का एक फॉर्मूला आपको मिल गया, बी माध्यम बटे बी निर्वात। अब इसके बाद इसमें देख लीजिएगा कि अगर हमारा ये फॉर्मूला B इक्वल्स म्यू नॉट एन आई है तो म्यू नॉट H लिख सकते हैं, तो H इक्वल्स एन आई, यहां H इक्वल्स क्या है, एन आई। अब ये बेटा H क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा, H चुंबकन क्षेत्र है, ये अभी आगे टर्म आने जा रहा है, यहां से कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए अभी पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है चुंबकन क्षेत्र। अगले चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन आएगा। तो B इक्वल्स म्यू नॉट H भी एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन H क्या है, चुंबकन क्षेत्र। इसका डेफिनेशन आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, अगले वीडियोस में, तो इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा बात आपको और पढ़ना है, जैसे पीडीएफ में लिखा हुआ है, वैसे तो ये उसका लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र का परिसंचरण किसे कहते हैं बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र का परिसंचरण समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे ये चालक तार है, ये ए है, ये बी है, इसको अगर आपने देखा होगा धारावाही चालक तार है, तो इसको छोटे छोटे अल्पांशों में हम विभाजित कर लेते थे और इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता था। तो मान लीजिए इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो इसके कारण B2 होगा, B3 होगा, B4 होगा, डॉट 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 Bn होगा। तो जो फाइनली जो इसका चुंबकीय क्षेत्र आता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने इसका मार्ग कैसा लिया है बेटा, मतलब ये तार सीधा है कि थोड़ा टेढ़ा है, इस बात पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र का मान इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। आपने जो इंटीग्रेशन किया होगा B डॉट dl, तो इसका क्लोज्ड इंटीग्रल A से B तक आपने किया, मतलब ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि बीच में चयनित पथ कैसा है, बीच में चयनित मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ये प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये हो गया म्यू नॉट सिग्मा आई। तो इसको आप देखिएगा कि जो हमने इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया है, तो अल्पांश ये dl1 है, ये dl2 है, dl3 है, तो dl1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ B1 होगा, dl2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 होगा और dl3 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B3 होगा, डॉट 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 ऐसे dln के कारण होगा Bln। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र फाइनली हम निकालते हैं वो सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं A से B तक। तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये संरक्षी प्रकृति का है। संरक्षी प्रकृति में जो आप निकालते हैं तो अगर वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता तो वही संरक्षी प्रकृति होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लिखा हुआ यही इसके बारे में लिख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, कई जगह पे सिग्मा लगा हुआ मिलेगा, चाहे सिग्मा लगा दीजिए चाहे इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो एक ही मतलब होता है। तो स्पष्ट है कि संरक्षी चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो संरक्षी प्रकृति का है। तो संरक्षी चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखीय पथ का समाकलन है वो चयनित भाग पर, कि मतलब आपने इसका चयन कहाँ किया है इस पर निर्भर ना करके इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ये दोनों बिंदु एक हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बंद पथ का समाकलन हो जाएगा। तो बंद पथ के रेखीय समाकलन को ही चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। कि मतलब अगर चयनित जो ये है बिंदु A और B, इसको एक बिंदु पर मिला दे तो ये बंद वक्र हो जाएगा। तो बंद वक्र का जो रेखीय समाकलन होगा या बंद वक्र का जो समाकलन होगा उसी को विद्युत क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
वीडियो पॉज करके ये जो इसका डेफिनेशन है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, हेडिंग नोट कर लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। तो ये क्या होता है, आपने इसको चित्र बना लीजिएगा, ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा, यही चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण कहलाता है। तो ये चैप्टर आज थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाता है। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोगों को करना है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से एकदम पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।